नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहाल सिंह ठाकुर है एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर वेरी ओन चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द 5 बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैशेस इन इंडियाज हिस्ट्री। भारत के इतिहास में 5 ऐसे मौके आए हैं स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसके ईयर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे 1992, 1997, 2000, 2008 एंड 2020। तो ये सब कब कब आए हैं, इनके पीछे क्या कारण था, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जब हम ये पढ़ रहे हैं कि इंडिया का स्टॉक मार्केट कब कब गिरा है, तो उसका सीधे सीधे कनेक्शन होगा दुनिया के मार्केट्स। और दुनिया का मार्केट यानी यूएसए का स्टॉक मार्केट। यूएसए के स्टॉक मार्केट में ऐसा टाइम आया है जब वो बहुत ज्यादा तेजी से गिरा है, उसको भी यहाँ पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है, तो आप सभी जानते हैं दुनिया अभी टैरिफ वॉर से जूझ रही है। प्रेसिडेंट बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ अनाउंस करने की घोषणा करी थी। उनका कुछ वोटर बेस है, वहां की कुछ पॉलिटिक्स है, उनको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए या फिर अपने प्रॉमिस को डिलीवर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को पूरी दुनिया के ऊपर 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ को अनाउंस कर दिया था। यानी कि कोई भी देश अगर अमेरिका को सामान बेचता है या फिर अमेरिकन प्रोडक्ट को वहां पर इंपोर्ट करता है, तो उसके ऊपर बहुत हेवी टैक्सेस कई सारे देशों के द्वारा लगाए जाते हैं। तो जो भी देश अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाता था, उसी के कंपैरिजन में यूएसए के प्रेसिडेंट ने ये घोषणा करी है कि अब हम भी उन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाएंगे जितना वो हमारे ऊपर लगाते हैं। और इस दिन को उन्होंने लिबरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करने को कहा था। इसको अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा मूवमेंट बताया था। उनका ऐसा मानना था कि अमेरिकन इकोनॉमी अब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गई है। दुनिया के जो भी उनके ऊपर अलग अलग प्रेशर्स आते थे, उससे उन्होंने खुद को लिबरेट कर दिया है। इसी के कारण पूरी दुनिया का जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश करना शुरू हो गया था। और जो उस दिन मंडे का दिन था, तो इसीलिए इसको ब्लैक मंडे के नाम से भी आर्टिकल्स में बताया गया था। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर उसकी घोषणा भी करी थी। ये लिबरेशन डे आ गया है अमेरिका के अंदर, उसको कई सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया था। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही ट्रंप ने यहाँ पर अनाउंस करा था टैरिफ को, वैसे ही पूरी दुनिया के जो मार्केट्स है वो क्रैश करना शुरू होते हैं। और जापान या फिर जो एशियन मार्केट्स हैं, उनमें तो काफी बड़ी गिरावट आपको देखने को यहाँ पर मिल रही होगी। आप देखें यहाँ पर जापान के जो मार्केट है 15% तक भी गिर गए थे। इसके अलावा यूएसए के मार्केट वो भी काफी तेजी से गिरा था, क्योंकि उनकी भी डिपेंडेंसी अलग अलग कंट्रीज के ऊपर है प्रोडक्ट्स को लेकर। इंडिया का मार्केट काफी रेजिलियंट रहा, यहाँ पर काफी कम गिरावट देखने को मिली। उसका क्या कारण था वो भी मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ये सारे यहाँ पर देखो अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा ऑयल इक्विपमेंट एंड सर्विसेज वाला जो सेक्टर है उसमें ज्यादा गिरावट आई थी। उसके बाद ये अलग पूरी लिस्ट आप इसको एक बार रेफर कर सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि जो यूएसए का मार्केट है वो भी काफी तेजी से गिरा, जबकि उन्होंने तो टैरिफ को अनाउंस करा था। लेकिन इंडिया का मार्केट इतना रेजिलिएंट क्यों था, इसका क्या कारण है, तो इसको मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको कि इंडियन जो इकोनॉमी है वो इतनी रेजिलिएंट क्यों है, इफेक्ट है उसको कैसे कैसे हैंडल कर लिया। तो यहाँ पर आप देखो कंट्रीज की लिस्ट दिख रही होंगी, उनके ऊपर कितना टैरिफ लगा था वो यहाँ पर आपको इस वाले सेक्शन में दिख रहा होगा। यहाँ पर चेंज इन टैरिफ, कितना वो यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं उसका नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो एक्सपोर्ट है उनके जीडीपी का कितना परसेंट है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट नंबर है। यहाँ पर आप इंडिया वाला सेक्शन देखो, हाईलाइटेड है। इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर इसका लगभग नेग्लिजिबल इंपैक्ट हुआ था। अभी आज काफी आगे बढ़ गए हम, 21 अप्रैल है आज, और 2 अप्रैल को इसको अनाउंस हुआ था। उसके बीच मार्केट काफी नीचे गिरा और वापस ऊपर भी आ गया। उसका कारण ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ट्रेड जो वॉर है अनाउंस करी थी, या फिर दुनिया के ऊपर जो टैरिफ है वो अनाउंस करे थे, उसके बाद से पूरी दुनिया का मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया। और यूएसए में काफी नेगेटिव इंपैक्ट आया, वहां पर जॉब लॉसेस के काफी खतरे हो गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का डर था, महंगाई बढ़ने का डर था। इस वजह से कई सारे लोग सड़कों पर आ गए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ की जो अनाउंसमेंट है उसको वापस ले लिया था। लेकिन उसमें एक बदलाव किया था कि जो चाइना है उसके ऊपर हमने जो भी टैरिफ लगाया था उसको हम कम नहीं करेंगे। इसके बजाय उन्होंने पहले इसको 125% बढ़ाया और अभी उसका नंबर और ज्यादा आगे बढ़ा दिया गया। लगभग 250% के आसपास चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। कई सारे जो सीनेटर्स हैं यूएसए के, जो पॉलिसी मेकर्स हैं या फिर वहां के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका ऐसा मानना है कि चाइना के ऊपर अब जब हमने टैरिफ वॉर की घोषणा करी दी है तो हमें रुकना नहीं चाहिए, इस टैरिफ को बढ़ाकर 400% के आसपास कर देना चाहिए, ताकि पूरी तरीके से जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं उनको यूएस की इकोनॉमी से बाहर किया जा सके। अब ये इंडिया जैसे मार्केट के लिए बहुत अच्छा मौका है। वो कैसे है, इसके बारे में अगर आपको एक अलग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगा। बाकी सबसे ज्यादा इंपैक्ट वियतनाम की इकोनॉमी होगी, क्योंकि वो यूएसए के ऊपर हेविली डिपेंडेंट है और वहां पर 6.9% के आसपास गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये एक्सपेक्ट किया गया था और वो काफी ज्यादा इससे हिट भी हुआ है, क्योंकि वियतनाम के कई सारे प्रोडक्ट्स यूएसए को वो एक्सपोर्ट करते थे। थोड़ा सा इतिहास में झांकने की कोशिश करते हैं कि 5 ऐसे कब कब मौके आए हैं जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी इंपैक्ट हुई है। लेकिन मैंने आपको बताया
कि इंडिया काफ़ी रेजिलिएंट था, इस पूरे शॉक के बाद भी हमने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। उसका कारण क्या है? तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि यूएसए से हम जो इंपोर्ट करते हैं वो ऐसे आइटम्स है जो इजीली किसी और देश से हम रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं वो यूएसए इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी कि वो इरिप्लेसेबल है। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो पूरी दुनिया के लिए फार्मेसी का काम करता है। जो सस्ती दवाएं हैं वो हमारे देश के अंदर बनती है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। कोविड में आपने देखा ही होगा, पूरी दुनिया को हमने दवाइयाँ भेजी थी और काफ़ी सस्ते दामों पर भेजी थी। इसको एक तरीके से एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह भी इंडिया ने यूज़ किया था और काफ़ी दुनिया में उसकी हमें तारीफें मिली थी। उसी तरह जेम्स एंड ज्वेलरी और भी कई सारे अलग प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके लिए वो हमारे ऊपर हैवीली डिपेंडेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, ड्रग फॉर्मुलेशंस के लिए लगभग 10%, यानी कि जो हमारा जितना भी एक्सपोर्ट होता है यूएसए को उसमें 10% के आसपास शेयर होता है ड्रग फॉर्मुलेशंस का। इसके अलावा टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट 20% के आसपास है और जेम्स एंड ज्वेलरी, यानी कि ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लगभग 50% से ज़्यादा भी कंट्रीब्यूट हमारे लिए करते हैं यूएसए को, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें। दूसरी बात, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं यूएसए से वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो किसी भी कंट्री से हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए हम किसी भी कंट्री, जैसे ताइवान हो गया, जापान हो गया, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं और यहाँ से हम इजीली यूएसए को रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हम कई सारे वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, इसको हम ईरान या फिर जो अरब कंट्रीज हैं उनसे रिप्लेस कर सकते हैं। और साथ में कई सारी साउथ अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रीज से भी हमारे कई सारे पैक्ट्स हो रखे हैं, तो वहाँ से हम कर सकते हैं। कोल और कोक के लिए भी हम यूएसए के अलावा कई सारी दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन इकोनॉमी इतना ज़्यादा इस टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद उससे हिट नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारी इकोनॉमी ज़्यादा रेजिलिएंट है और उसमें इतना पोटेंशियल है कि ये छोटे मोटे शॉक्स को वो इजीली हैंडल कर सकती है। इसी का परिणाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमीज है वो काफ़ी बड़े नंबर पर आपको गिरती हुई दिखेगी, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी नेग्लिजिबल उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 5 या 6 ऐसे बड़े मौके जब हिस्ट्री के अंदर आए हैं जब पूरी जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी तेज़ी से आपको गिरती हुई दिखी थी। जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहला हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा ड्रॉप रिकॉर्ड किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो 22% के आसपास मार्केट गिरा था 1929 में। इसे ग्रेट डिप्रेशन या फिर आर्थिक महामंदी के नाम से भी हम जानते हैं। यूएसए चूंकि सबसे बड़ी इकोनॉमी है करंटली और पूरी दुनिया लगभग इसके ऊपर डिपेंडेंट है कई सारे प्रोडक्ट्स के लिए, इस वजह से अगर अमेरिका बीमार होता है तो उसका असर पूरी दुनिया के ऊपर होता है। काफी फेमस कहावत है, वो कहावत यहाँ पर सही साबित हुई और 2 अप्रैल को जैसे ही टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ था पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट काफी तेजी से गिरना स्टार्ट हो गए थे। अब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था और उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स के ऊपर देखने को मिला था और लगभग कुछ ही दिनों के अंदर यूएस का जो स्टॉक मार्केट है वो 22% के आसपास गिर गया था। उसके बाद यूएसए के द्वारा जब अरब और इजराइल कंट्रीज के बीच में वॉर हो रही थी उसके दौरान एक अरब ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था कई सारे ईरान इराक वगैरह के ऊपर। ऑयल के जो ट्रेड्स हैं उसको ब्लॉक करने के लिए अमेरिका ने वहाँ की जो कंपनीज हैं उनको ब्लॉक कर दिया था यूएसए और उनके जो अलाइज हैं वहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इस वजह से कई सारी ऑयल कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो गिर गए थे और इसका इंपैक्ट यूएसए के स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिला था और वहाँ का स्टैंडर्ड एंड पुअर जो इंडेक्स है वो लगभग 48% गिर गया था एक साल के अंदर ही। 8 से 10 महीने में ये काफी बड़ी गिरावट वहाँ पर देखने को मिली थी। उसके बाद एक बार 1987 में बहुत बड़ा फॉल आया था। वहाँ का जो एक इंडेक्स है डाउ जोन्स वो काफी तेजी से फॉल करा था, लगभग 23% एक दिन के अंदर वो गिर गया था। इसके पीछे वहाँ का जो बजट है और बजट के अंदर काफी बड़े डेफिसिट्स आए थे, उसको सबसे बड़ा कारण माना गया था। उस वजह से यूएसए का जो मार्केट गिरा तो कई सारी कंट्रीज के ऊपर उसका इफेक्ट देखने को मिला था। इसके अलावा लिस्ट में अगला नंबर आता है .com बबल बस्ट। 2000 के पहले इंटरनेट के बूम आने के बाद यूएसए के अंदर कई सारी इंटरनेट कंपनीज थी जो काफी तेजी से ग्रो कर रही थी, लेकिन एक समय के बाद कई सारी कंपटीशन आने के कारण बहुत सारी कंपनीज के काम आना बंद हो गया और कई सारी कंपनीज वहां पर डूबना स्टार्ट कर जाती है और इससे कई सारी इंटरनेट जो कंपनीज है जो काफी तेजी से ग्रो कर रही थी वो क्रैश कर जाती है और कई सारे स्टार्टअप्स अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं .com बबल बस्ट। तो इससे पूरी दुनिया का मार्केट यहाँ पर इंपैक्ट हुआ था। उसके बाद यूएसए के अंदर सब प्राइम क्राइसिस आया था 2008 के आसपास। लेमन ब्रदर्स क्रैश कर गए थे और रियल एस्टेट सेक्टर वहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था और लगभग 8 से 10 महीने के अंदर यूएसए का जो मार्केट है वो 30 से 50% के आसपास गिर गया था। उसके बाद 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक आता है। WHO जैसे ही दुनिया के अंदर इस पेंडेमिक की घोषणा करता है वैसे ही एक ही दिन के अंदर यूएसए का मार्केट 10 से 17% गिरता है और इसी के साथ साथ पूरी दुनिया के मार्केट्स भी काफी तेजी से आपको गिरते हुए दिखते हैं। तो ये पूरा थोड़ा सा हिस्ट्री थी जब ग्लोबल ब्लड बाथ हुआ है। 5 से 6 ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं हिस्ट्री के अंदर जब
बड़ी मात्रा में स्टॉक मार्केट्स फॉल हुए हैं और एक बड़ा फॉल अभी आपको रिसेंटली देखने को मिला था 2 अप्रैल के दिन, जब यूएसए ने रेसिप्रोकल टैरिफ को अनाउंस किया था। अभी करंटली पोजीशन ये है कि 90 दिन के लिए उसको उन्होंने 90 या 100 दिन के लिए होल्ड पर रखा है। जैसे जैसे अलग अलग कंट्रीज के साथ हमारी ट्रेड डील्स होती है उसके बाद हम नेगोशिएट करके उनमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। इंडिया की ट्रेड डील काफ़ी अच्छी हुई है, उस पर काफ़ी बातचीत हो रही है। वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, वो इंडिया की यात्रा पर आए हैं, तो काफ़ी फास्ट ट्रैक तरीके से इंडिया और यूएसए के बीच में जो ट्रेड पैक्ट है उसको लेकर काम हो रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग $500 बिलियन की ये डील हो सकती है, यानी कि ये एग्रीमेंट हो सकता है। इससे इंडिया को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। अब इंडिया के अंदर 5 ऐसे मौके आए हैं बड़े बड़े जब इंडिया का स्टॉक मार्केट काफी तेजी से गिरता हुआ हमें दिखा है, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एक इनफेमस स्कैम हुआ था इंडिया के अंदर, हर्षद मेहता स्कैम। आपने स्कैम 1992 अगर सीरीज नहीं देखी तो आप उसमें देखना। इस स्कैम के बारे में बहुत डिटेल से वहां पर बताया गया था। उन्होंने क्या करा था, कुछ स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर दिया था आर्टिफिशियली, यानी कि एक हम आर्टिफिशियल डिमांड उन्होंने वहां पर जनरेट कर दी थी, जिससे कुछ स्टॉक्स काफी तेजी से आगे बढ़ गए थे, जिसका ओवरऑल इंपैक्ट सेंसेक्स इंडेक्स है उसके ऊपर देखने को मिला था। बाद में फिर ये जब बबल बस्ट हुआ, मार्केट के अंदर आई, तब अचानक से मार्केट बहुत तेजी से गिर गया था, जिसके कारण इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो काफी नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ था। इसके बाद अगला जो मौका आया था जब स्टॉक मार्केट काफी तेजी से गिरा था, वो था 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जब कई सारी ईस्ट और साउथ एशियन कंट्रीज है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के नाम से इनको जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जो कंट्रीज है फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम वगैरह, इन्हीं को ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। इनमें क्या हुआ था, इनके अंदर शार्प डिक्लाइन आया था, यानी कि यहाँ की जो करेंसीज है वो काफ़ी कोलैप्स कर गई थी, इनकी करेंसीज में काफ़ी गिरावट आई थी। इन कंट्रीज के बीच में भी काफ़ी ट्रेड होता है, इस वजह से इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट के ऊपर भी दिखा था और इंडियन मार्केट लगभग 28% यहाँ पर गिर गया था कुछ ही दिनों के अंदर। तो ये भी एक बड़ा मौका था जब इंडियन मार्केट के ऊपर जो कोई ग्लोबल न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट हुआ हो और इंडियन मार्केट नेगेटिवली उससे प्रभावित हुआ था। उसके बाद .com बबल बस्ट, मैंने आपको अभी बताया था। इंडियन जो कंपनीज है कई सारी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं। कई सारी टेक जायंट्स हैं, आपने देखा होगा, आपके दोस्त भी कई सारे आईटी कंपनीज में जॉब करते होंगे। इंडिया से काफी सस्ती सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए में, और जब यूएसए के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज फेल कर गई थी, उन्होंने इंडिया से सर्विसेज लेना कम कर दिया या फिर अपने प्रोजेक्ट देना बंद कर दिया, जिससे कई सारी इंडिया की कंपनीज भी फेल कर गई और इंडिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनमें बहुत ज्यादा रैपिड फॉल आया था। लगभग 43% का ड्रॉप आया था अक्टूबर 2001 के आसपास। तो कुछ ही महीनों में यहाँ पर भी काफी बड़ी गिरावट दिखी थी। इसे हम क्या बोलते हैं, .com बबल बस्ट, जो यूएसए में हुआ था उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो यूएस की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है वो काफी बड़ी मात्रा में उनमें गिरावट मिली थी, जिसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर भी हुआ था। इसी को हम क्या बोलते हैं, .com बबल बस्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद 2008 के अंदर जो लेहमन ब्रदर्स क्रैश हुआ था, लेहमन ब्रदर्स के अंदर जो क्राइसिस आया था, उसी का इंपैक्ट पूरी दुनिया में हुआ था और इंडिया भी उससे अछूता नहीं था। और इंडिया का जो सेंसेक्स है वो लगभग 60% के आसपास गिर गया था कुछ ही महीनों के अंदर। तो ये भी एक बड़ा क्राइसिस था जिसको हमने जैसे तैसे बाईपास किया था। उसके बाद हिस्ट्री में एक और ऐसा मौका आता है 2020 के आसपास, जब पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 हिट करता है और एक ऐसी महामारी के कारण पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट क्रैश करना शुरू कर जाते हैं और इंडिया का सेंसेक्स भी उसमें लगभग 40% के आसपास गिर जाता है। तो लॉकडाउन के कारण इंडियन इकोनॉमी काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट हुई थी। 41,306 के आसपास से ये 25,000 के आसपास पहुंच जाता है, जो काफ़ी बड़ा गिरावट है इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से। तो ये पूरा का पूरा हमने डिस्कस किया कि अभी तक हिस्ट्री में इंडियन मार्केट नेगेटिवली कब कब प्रभावित हुआ है या फिर बड़े मौके ऐसे कब कब देखने को मिले थे। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए, अगर करंट सिनेरियो की हम बात करें तो करंटली मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ट्रेड वॉर हुआ यूएस और चाइना के बीच में, इससे आर्टिकल्स ऐसे कई सारे पब्लिश हो रहे हैं। एक तरह से चाइना धमकी देने की कोशिश कर रहा है कई सारे देशों को, जो यूएसए के साथ मिलकर चाइना को एक तरीके से बाईपास कर रहे हैं या फिर उसको साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना के जो प्रीमियर है उन्होंने धमकी दी है कि आप ऐसा मत करिए, आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा मौका है। आज आर्टिकल्स आप देखिए, कई सारे न्यूज़पेपर्स के जो वेबसाइट्स हैं उस पर इस तरीके का आर्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, जहां पर साफ साफ लिखा है, विल ट्रेड वॉर लीड टू इंपोर्ट सर्ज इन इंडिया, यानी कि जो ट्रेड वॉर चल रहा है यूएस और चाइना के बीच में, इससे क्या इंडिया को फायदा मिलेगा क्या? अगर आप इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं
तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा कि इंडियन इकोनॉमी कैसे इससे फायदा उठा सकती है और इसका हमें कितना लाभ मिल सकता है। तो डिटेल से ये वीडियो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में, मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूं। तो चलिए, ये पूरा का पूरा इशू था जो आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को आप आंसर करिए, विच इज द फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। ये 3-4 ऑप्शन हैं, आपको आंसर करना है। इनमें से दुनिया का सबसे फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज? कमेंट में आपके आंसर दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का। कोशिश करिए कि आप इसको अटेम्प्ट करें। तो इस वीडियो में इतना ही, एक हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है जिसमें हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जिससे इंडिया इंपैक्ट होता है उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। इस तरीके के डिस्कशन के लिए चैनल का जो बेल आइकन है वो भी दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डिस्कशन में।